हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज मैं आपके सामने फिर से लेकर के हाजिर हूँ एक नया चैप्टर क्लास 10th का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि काफ़ी लेट पढ़ रहा है, लेकिन चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। जिस तरह समय मिलता रहेगा उस तरह से आपके लिए वीडियोज़ पढ़ते रहेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातु के गुण यानी कि धातु के गुण क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होती हैं। तो धातु गुण होते हैं, तो इनको पढ़ लें हम पहले बढ़िया से। धातु के गुण, पहला होता है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। शुद्ध रूप यानी कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है आघातवर्धता। आघातवर्धता मतलब कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस धातु को आघातवर्धता कहते हैं। यानी कि जब धातुओं को पीट करके हम पतला चादर बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आघातवर्धता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तन्यता क्या होता है, इसको तन्यता के बारे में जान लेते हैं। तन्यता क्या होता है, तो तन्यता यानी कि धातु की पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी कि जब किसी धातु को हम पतला तार बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे तन्यता। क्या बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे। ठीक है, तो धातु के यानी कि जैसे क्या होता है, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक तन्य क्या होता है, तो सोना। यानी कि अगर 1 ग्राम सोना है तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच लीजिए कितना तन्य होता है। अगर 1 ग्राम सोना है तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किसमें, 1 ग्राम सोने में। फिर है धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर व कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। यानी कि धातुएं क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती हैं। और सिल्वर और कॉपर ये दोनों सबसे अच्छे चालक हैं। किसके, उष्मा के। पांचवा है धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद क्षारीय धातुएं जैसे Li, Na, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लेड तथा मरकरी धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। ध्वनिक यानी कि सोनोरस से कहते हैं वो धातुएं होती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस कहते हैं। यानी किसी कठोर सतह से टकरा रही हैं और ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं तो ऐसी धातुएं सोनोरस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं दोस्तों, सोनोरस होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, सोनोरस धातु बोलेंगे। मरकरी एक ऐसी ही धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। यानी कि अगर कहा जाए तो ऐसी धातु में कौन सी धातु आती है, तो आप क्या कहेंगे, मरकरी। गैलियम और सीजियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। ये हथेली पर रखते ही पिघलने लगती हैं। यानी कि हथेली पर रखते ही क्या हो जाती हैं, पिघलने लगती हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं धातुओं के गुण। अधातुओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो अधातुओं के गुण धातु के गुण से बिल्कुल उल्टा होंगे, क्योंकि धातु और अधातु तो ऐसे ही लग रहा है कि ये उल्टा है। तो जो धातुओं के गुण होंगे वो अधातु गुण से बिल्कुल उल्टा होंगे। ये उष्मा की सुचालक होती है, सुचालक नहीं कुचालक होती है। सुचालक नहीं, क्या, कुचालक होती हैं। ये अधातवर्ध नहीं होती, ये तन्य नहीं होती, ये चमकदार नहीं होती, ये अपरूपों में पाई जाती है। मतलब कई रूप इनके मिलते हैं। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। अगर आपसे कहा जाए कौन सा अधातु चमकदार होता है तो क्या होता है, आयोडीन। क्या होता है दोस्तों, आयोडीन होता है। ठीक है, अगला है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। तो पहले हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जान लेते हैं और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का वायु में दहन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब धातु का वायु में दहन किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। यानी जैसे हम वायु में दहन करेंगे तुरंत ही क्या होगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए धातु और प्लस ऑक्सीजन से मिला क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं। अतः इससे बचने के लिए इन्हें
केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन का मतलब होता है जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। फिर दूसरा है धातु की जल के साथ अपक्रिया। धातु की जल के साथ अपक्रिया कैसे होती है इसको हम पता कर लेते हैं। पहला ए, धातु के जल के साथ अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा धातु ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि जब हम धातु के जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, तब ये क्या बनती है, धातु ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, धातु ऑक्साइड बन जाती है। अब उसका उदाहरण देख लीजिए, धातु और जल मिलाया गया तो धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो गया। बी वाला है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल के साथ धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उदाहरण भी आपके सामने, उदाहरण भी आप देखते जाइए। जैसे CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और CaOS2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। दोनों सेम होता है, लेकिन एक बिना बुझा हुआ चूना है, एक बुझा हुआ चूना है, तो सेम नहीं होगा, क्लासिफिकेशन तो होगा ही, ठीक है। फिर है सी, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जल के साथ उष्माक्षेपी अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिससे ये धातुएं प्रज्वलित हो जाती हैं। डी, जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है जहां मुक्त उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ठीक है। उदाहरण आप साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। पढ़ाना हमारा काम है, उसको दिमाग में बैठाना आपका काम है। आप कैसे बैठा रहे हो ये आप जानो, ठीक है, ठीक है। और हमें कैसे बैठाना है, हम बैठा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? हेलो, ये डी ऑप्शन देख लीजिए, जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उष्मा मुक्त हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। और सेकेंडली है कि उपरोक्त अपक्रिया में उत्पन्न H2 गैस के बुलबुले Ca की सतह से चिपक जाते हैं। किसके? H2 गैस के बुलबुले Ca की सतह से चिपक जाते हैं, अतः Ca तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। Mg शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, परंतु यह गर्म जल के साथ अपक्रिया करके MgOH2 बनाता है एवं H2 गैस मुक्त करता है। H2 गैस के बुलबुले Mg की सतह से चिपक जाते हैं तथा Mg तैरना प्रारंभ कर देता है। इस अकॉर्डिंग क्या होता है, मैग्नीशियम तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण आप देख लीजिएगा। फिर है लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती। धातु देखिए, तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या होती है? धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण आपके सामने, धातु प्लस अम्ल मिलाया गया तो लवण प्लस हाइड्रोजन बना, ठीक है। चौथा है धातु की अन्य धातु के साथ लवण के साथ अपक्रिया। धातु की अपक्रिया जब अन्य धातु के साथ कराते हैं तो सक्रियता श्रेणी में उपस्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवण में से धातु को प्रतिस्थापित कर देती हैं और स्वयं अपना लवण बना लेती हैं। उदाहरण क्या है? जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग विलुप्त हो जाता है, क्योंकि आयरन के परमाणु कॉपर की जगह ले लेते हैं और आयरन सल्फेट का लवण बन जाता है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इस फिगर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको रॉयल जल के बारे में बताते हैं। आपने रॉयल तमाम जातियों को सुना होगा, लेकिन रॉयल जल का नाम नहीं सुना होगा। रॉयल जल, एक्वा रेजिया जिसे बोलते हैं। रॉयल जल जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, यानी कि सोने को गला देता है, ठीक है। कौन? एक्वा रेजिया, जिसे हम रॉयल जल बोलते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसमें ये भी जान लें, और सक्रियता श्रेणी का ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ भी आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा। सक्रियता श्रेणी यह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। यानी कि प्राप्त विद्युत उपघटन क्या होता है, इसको छोड़कर कार्बन के उपयोग से अपनयन द्वारा मध्य क्रियाशीलता क्या क्या कहलाती है, तो इसे आप देख लीजिएगा। मध्यम क्रियाशील या सबसे कम क्रियाशील या सबसे अधिक क्रियाशील क्या क्या होता है देख लीजिएगा, ठीक है।
आयनिक यौगिक तथा वैद्युत संयोजक यौगिक। धातु से अधातु में ई माइनस के अंतर यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर घटे तो उसके स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक तथा वैद्युत संयोजक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उदाहरण है आपके सामने, उदाहरण आप बीकर भी देखते रहिएगा। खनिज क्या होता है दोस्तों? खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? ऐसे खनिज जिसमें कोई धातु काफी मात्रा में होती है और जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? यही अयस्क कहलाएंगे। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। फिगर भी बना हुआ है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण। अब गैंग के बारे में जान लेते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। जंग क्या होता है? जंग लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इसे धातु संक्षारित होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षरण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय: पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशदलेन द्वारा, क्रोमियन लेपन द्वारा, एडोनीकरण द्वारा या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाने में किया जा सकता है। यशद लेपन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। यानी कि जब जिंक की पतली परत जब चढ़ा दी जाएगी, वो क्या होगा? यशद लेपन होगा। लोहे के साथ निकाल एवं क्रोमियम दिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु और मिश्र धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु और मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण पीतल, जेडियन व सीयू, कांसा या सियन व सीयू, यानी कि पीतल और कांसा, ये दोनों क्या होती है? मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में तत्व के चारों ओर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं, क्या है? इस तरह से होता है, उदाहरण देख लीजिएगा आप। धातुएं व अधातुओं की क्रिया। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर व अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपस में अपक्रिया करती हैं, जिससे उनकी संयोजकता कोषपूर्ण हो जाते हैं और एक अस्थायी यौगिक निर्मित होता है। उदाहरण है सामने, उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। आयनिक यौगिक क्या होता है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे? आपका क्या काम है? आपको सिर्फ उदाहरण को देखना है, ध्यान से उसको पढ़ लेना है और मेरे बताए हुए चीजों को बढ़िया से अध्ययन करना है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म: भौतिक, प्राकृतिक, धन व ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस व थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। घुलनशीलता: आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर विद्युत चालकता: किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों अथवा आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। अगला है धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम धातुओं के निष्कर्षण को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, आगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इसको देख लेते हैं।
सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। उदाहरण है, आगे देख लीजिएगा। उसके बाद कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण, इसके बाद उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इसको पढ़ लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत ही क्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके ऑक्साइडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन में अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के Na, Mg, को अधिक गलित क्लोराइड के साथ विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड हो सकता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाए या धनावेशित इलेक्ट्रोड से क्लोरीन मुक्त हो जाए, तो इस स्थिति को हम सक्रियता श्रेणी में ला सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ। फिर विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर आपके बहुत काम आने वाला है। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। जिस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है उसी धातु का लवण विलयन विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है। चित्रानुसार उपकरणों को व्यवस्थित कर लेते हैं। जब विद्युत अपघटय से धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध धातु का एनोड अपघटित होने लगता है, जिससे मुक्त आयन विद्युत अपघटय के माध्यम से कैथोड पर निक्षेपित होने लगती हैं। कुछ अविलेय अशुद्धियां अपघटन के दौरान एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। कुछ समय बाद अशुद्ध धातु पतला व शुद्ध धातु का कैथोड मोटा हो जाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शुद्ध धातु का कैथोड निकाल लेते हैं, जो कि विद्युत अपघटनी परिष्करण से प्राप्त शुद्ध धातु है। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, या मिश्रादु या मिश्र धातु कहते हैं। अमलगम क्या है? यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु पर्दा है तो उसे अमलगम कहते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जाकर के PDF लिंक आप ले करके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।